शुभ वंदन बच्चों। हिंदी सागर में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है मधु कंकरिया। यह एक यात्रा वृतांत है। इस यात्रा वृतांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है, जो मन को छू लेता है। बर्फ के ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देती है। तो प्रस्तुत है ये पाठ, जिसकी मैं पंक्तिबद्ध व्याख्या करने जा रही हूँ। मैंने हैरान होकर देखा। आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम और रात। देखिए, लेखिका ऊंचाइयों पर चढ़ रही थी और जब वो ऊंचाइयों पर पहुंच गई, थोड़ी सी ऊंची जगह पर पहुंची तो उसने नीचे देखा। नीचे एक शहर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि आसमान उल्टा पड़ा हो, अर्थात सारे तारे जो है जमीन पर आकर के टिमटिमाने लगे हों और झालरों की एक गुच्छों की एक झालर सी बना रहे हो, जैसे दीपावली पर झालर दिखाई देती है ना टिमटिमाती हुई, बस ऐसी ही। उस शहर का सब कुछ सुंदर था। आप किसी भी समय घूमने निकल जाइए, सुबह को, शाम को, रात को, वहाँ का जो सौंदर्य था, वहाँ का जो मौसम था, वो एकदम हमारे अनुकूल था, बहुत सुंदर था। हम किसी भी समय घूम सकते थे। जबकि आपने देखा होगा कि शहरों में ऐसा नहीं होता। रात अच्छी होती है तो दिन में बहुत गर्मी होती है, और अगर दिन में ठीक ठाक मौसम है तो रात बहुत ठंडी होती है। तो इस तरह से करके कहीं पर रात अच्छी होती है, कहीं पर शाम अच्छी होती है, कहीं पर सुबह अच्छी होती है। लेकिन वहाँ का तो सभी कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन मतलब आकर्षित कर रही थी अपनी ओर। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। मैं अतीन्द्रियता मतलब इंद्रियों से परे। अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। क्या था कि इतनी सारी खूबसूरती को देख करके लेखिका उसमें खो गई थी, शून्य हो गई थी। उसको अपने आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो उस खूबसूरती को देख रही थी और उसी में खोई भी थी। धीरे धीरे एक उजास उजास मतलब एक प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी करदहूं प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हाम्रो जीवन तुम तिम्रो कौशली मतलब हमारा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना कि ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये सब लेखिका कह रही है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। बालकनी की तरफ मतलब खुला बरामदा जो होता है ऊंचाई पर। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। क्या है कंचनजंगा? हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। मतलब ठाकुर जी मतलब भगवान जी, कपाट मतलब दरवाजे। जैसे भगवान जी के दरवाजे जो है, कपाट जो है, वो बंद कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, 4 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, उसी तरह से
वहां के कपाट भी, बादलों के कपाट भी बंद ही थे, और कंचनजंघा ना दिखनी थी ना दिखी। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम मतलब तरह तरह के इतने फूल खिल रहे थे कि मन प्रसन्न हो गया, और लगा जैसे कि मैं फूलों के ही बगिया में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था यूमथांग। यूमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। लेखिका का ड्राइवर था जिसका नाम था जितेन नार्गे। अब वो एक बहुत कुशल गाइड भी था। वही सारी जानकारियां लेखिका को दे रहा था समय समय पर। लेखिका ने पूछा, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैंने बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। देखिए, जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारा मन होता है ना ये देखने के लिए कि काश हमें बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिल जाएं, हमें स्नोफॉल होता हुआ दिखाई दे जाए। तो ऐसे ही लेखिका ने उससे पूछा। तो वो बोला, चलिए तो। जगह जगह गरदाए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्ग ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। देखिए क्या हुआ था वहां पर, नुकीले नुकीले पेड़ खड़े हुए थे। नुकीले पेड़ कैसे होते हैं? जो ऊपर से पतले होते हैं और नीचे फैले हुए होते हैं, उस तरह के। ऐसे पेड़ क्यों होते हैं पहाड़ों पर? क्योंकि वहां की जलवायु वैसी ही होती है, इसलिए वहां पर पेड़ नुकीले बन जाते हैं। तो उन पेड़ों को देखती हुई लेखिका जा रही थी कि एक जगह उन्हें उसने देखा कि सफेद सफेद पताकाएं, झंडियां फहरी हुई हैं। उसने अपने ड्राइवर से पूछा, ये क्या है भाई? तो उसने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 जिन पर मंत्र लिखे होते हैं, ऐसी पताकाएं यहाँ पर फहरा दी जाती हैं। और कभी कभी रंगीन पताकाएं भी फहराई जाती हैं। तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं किसी शुभ काम की शुरुआत पर, और सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर, और इन्हें उतारा नहीं जाता है। आप कभी जब कभी पहाड़ों पे गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर जगह जगह झंडियां लगी होती हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक गाइड फिल्म है जिसके अभिनेता थे देवानंद, तो उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। तिब्बत के ची, चीज खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। अब क्या है ये चीज खे और बमसन? तो ये क्या है? एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़ों के बाद एक संधि वार्ता हुई थी, मतलब दोनों में मिलाप हुआ था, तभी वहां पर हस्ताक्षर किए गए थे, और हस्ताक्षर करा हुआ वो पत्थर एक स्मारक के रूप में वहां पर लगा हुआ है। ठीक है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या? यह क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। अब क्या हुआ कि चलते चलते एक कुटिया सी बनी हुई थी, उसके अंदर एक चक्र लगा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, अरे भाई ये क्या है? तो नार्गे ने बताया, अरे मैम इसको घुमाओ, तो इसको घुमाने से ऐसा होता है कि यहाँ पर लोग बाग कहते हैं कि सारे पाप धुल जाएंगे आपके। तो लेखिका ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा तो प्लेन में भी कहा जाता है, हरिद्वार में कहते हैं कि गंगा जी में नहा लो सारे पाप धुल जाएंगे। लेखिका ने सोचा कि चाहे कहीं पे भी पहुंच जाओ,
भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, लेकिन भले ही विज्ञान ने इतनी प्रगतियां कर ली हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोगों की पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी ही हैं। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, पाप और पुण्य को लेकर के एक सी अवधारणाएं आपको मिलेंगी। फिर क्या हुआ? फिर है, राफ्ता राफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। राफ्ता राफ्ता मतलब धीरे धीरे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य के चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश की घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहे थे। हम जितना ऊपर पहुंचते जाएंगे, नीचे की चीजें छोटी नजर आने लगेंगी हमें। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप में एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय पल पल परिवर्तित होता हिमालय। देखिए, अब हम दूर से देखेंगे तो हिमालय कैसा लगता है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक पहुंचते जाएंगे, हिमालय अपने विशाल रूप में नजर आने लगेगा। और कह रहे हैं पल पल परिवर्तित होता है हिमालय। क्यों ऐसा कहा गया? वो इसलिए कि जब हम हिमालय के ऊपर जाना शुरू करते हैं, चढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमारी गाड़ी एक साइड से जा रही है, तो दूसरी साइड का पर्वत हमें दूर दिखाई देता है, तो वो छोटा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी दूसरी तरफ पहुंचती है टर्न लेकर, तो ऐसा लगता है सामने से, अरे ये तो बहुत बड़ा हिमालय सामने आ गया। तो ऐसे हिमालय के विविध रूप आपको वहां पर दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय बार बार परिवर्तित हो रहा है, कभी छोटे रूप में तो कभी बड़े रूप में हमारे सामने आ रहा है। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। घटाएं सॉरी घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी थी। वादियां चौड़े होने लगी थी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे थे। देखिए, रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के फूल जो है थे वहां पर जगह जगह जो है वो मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। और वादियां चौड़ी होने लगी थी। जगह जो थी उनके बीच में ज्यादा, दोनों पहाड़ों के बीच में बड़ी बड़ी जगह होने लगी थी। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन घरियाली हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। देखिए, ये रहे पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच से होकर के लेखिका गुजर रही थी। अब देखिए, नीचे आपको ये तिस्ता नदी दिख रही है। ये यहाँ पर पहाड़ों के साथ साथ ही तिस्ता नदी है। अब इन पहाड़ों के पास पास तो रास्ते जा रहे हैं, बाद साथ में ये तिस्ता नदी है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ तिस्ता नदी है। सोचो कितना खूबसूरत दृश्य होगा। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सैलानी कौन होते हैं? जो घूमने वाले लोग होते हैं। जब इतना सुंदर दृश्य हो, साफ सुथरा आसमान हो, ठंडी ठंडी हवा बह रही हो, एक तरफ पहाड़ हो, दूसरी तरफ नदी हो, तो क्या होता है, मन अपना आप झूमने को मजबूर हो जाता है और अपना आप ही इतने सुंदर सुंदर गीत होठों पर आने लगते हैं। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, मुंडकी मतलब सिर को निकाल करके, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। जलप्रपात क्या होते हैं? झरने। जब दूर से बच्चों हम झरनों को देखते हैं ना, ऊंचाई से गिरते हुए झरनों को जब हम देखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऊपर से दूध गिर रहा हो। एकदम वो पानी, साफ सुथरा पानी दूध की तरह नजर आने लगता है। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ साथ थी ये तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा पर था, बहुत बड़ा था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंख की तरह हल्की थी। अब देखिए कितना प्यारा दृश्य था। पहाड़, एक तरफ तो हम चल रहे हैं पहाड़ों पर, दूसरी तरफ नदी चल रही है हमारे साथ, ऐसा प्रतीत होती है वो भी हमारे साथ ही चल रही है। ठीक है। और मध्यम मध्यम हवा चल रही है, जगह जगह फूल
शिद्दत के साथ मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। कहीं कहीं पे बड़ा पहाड़ नजर आता है, कहीं पे छोटा पहाड़ नजर आता है। तो क्या होता है, ये सारा दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति मतलब हिमालय, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से, पूरे वेग के साथ, ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता उगलता झरना। क्यों रुकी थी जीप? क्योंकि वहां पर एक ऐसा दृश्य था जिसे ड्राइवर लोगों को दिखाना चाहता था। खूबसूरती का दृश्य। और वो दृश्य क्या था? बहुत ऊपर से एक झरना गिर रहा था। 7 झरने एक साथ मिले हुए थे, फिर वो एक साथ गिर रहे थे। और उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मतलब सभी सैलानी जितने भी घूमने वाले थे वो फटाफट कैमरे में अपने इनके फोटो लेने लगे। आदिम युग की तरह किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरनों के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। क्या था, सारे लोग बाग तो थे, वो तो कैमरे में फोटो लेने में लग गए। लेकिन ये लेखिका जो थी वहीं पर झरनों के पास में बैठ गई और अपने पाँव को पानी में डुबो लिया। और जब पानी में डुबोया तो उस पानी ने इसे अंदर तक भिगो दिया। उसकी जो शीतलता थी वो इसको अंदर तक शीतल कर गई। और जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। देश और काल की सरहदों से दूर मतलब उनकी सीमाओं से दूर जो है मैं भी इस झरने के साथ में बह रही हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। और क्या हुआ कि जीवन की सारी दुष्ट वासनाएं, मतलब कि जो भी हमारे अंदर जो बुरी भावनाएं थी वो सारी जो है वो इस झरने के साथ बह रही थी। इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलेने लगा। लेकिन ड्राइवर कहने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे मैडम, उठो तो सही। अब क्या हुआ, अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। क्या हुआ कि ये हिमालय को निहार रही थी। कहीं तो हिमालय थे, उन्होंने मोटा कंबल, हरा मोटा कंबल सा ओढ़ रखा था, ऐसे लग रहे थे। तो कहीं कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवारें सी लग रही थी। तो इन सबको निहारती हुई तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से कहीं से जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, बादल आए बहुत सारे और उनको, लेखिका को अपनी आगोश में ले गए। यानी कि सब कुछ बादल में हो गया। बादल में कैसे हो गया कि जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा आता होता है, तो कोहरे में हमें अपना थोड़ी सी दूर का भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही पहाड़ों पर बादल आते हैं। तो बादल जब आते हैं तो हमें आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई देता। और थोड़ी देर बाद ही वो बादल गायब भी हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ही स्वर्ग हो, यहाँ पर मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वही लिखा था, थिंक ग्रीन। क्या था वहां पर? ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ अपना लुटाने को तैयार बैठे हैं। ये ग्रीनरी जो है ये हमको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। तो इस सब नज़ारों को देख करके लेखिका बहुत ही आश्चर्यचकित थी।
आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपने अपनी लय ताल और प्रवाह में बहते हुए। क्या हो रहा था? सुंदर सुंदर प्रियुता के और रूडोडेंड्रो के फूल खिले हुए थे, जो मध्यम मध्यम धीरे धीरे जो हवा चल रही थी उसमें लहरा रहे थे और कह रहे थे, चैरवेती यानी चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तब लेखिका को लगा कि अरे, हम कहाँ रह रहे हैं जहाँ हर समय तनाव है, शोरगुल है, प्रदूषण है। असली स्वर्ग तो यही है, और यही है चलायमान सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। यानी कि जो जिस संसार में वो डूबी हुई थी, जिस सौंदर्य में वो डूबी हुई थी, वो अचानक से टूट गया। कैसे? वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्यों टूट गया? क्या देख लिया उसने? उसने देखा, दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, एक बड़ी सी टोकरी होती है उसे बोलते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। क्या देख लिया उसने? कि इतना सौंदर्य चारों तरफ, और वहीं उसने देखा कि कुछ औरतें जो छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांधे हुए और पत्थर तोड़ रही हैं। उनके हाथों में उनकी कोमल काया है और हाथों में कुदाल है, हथौड़े हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ। मातृत्व मतलब ममता, और इतना परिश्रम एक साथ इन्हें देखने के लिए मिला। वहीं पर खड़े बीआरओ के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने चूहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को यह पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया। वह संजीदा हो गया। संजीदा मतलब गंभीर हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य करती है। दुसाध्य मतलब बहुत ही कठिन कार्य करती है ये। पहाड़ बहुत ही दुसाध्य कार्य है, पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी कि ऊपर पहुंच गए जरा सी चूक से। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इस प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, देखिए ये पहाड़ी दृश्य है, एक ये झरने बह रहे हैं। उन आदिवासी युवतियों के इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे। उन युवतियों के फूले हुए पांव और इन पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे। ठाटे मतलब जो ठेठ पड़ जाती हैं, गांठ पड़ जाती हैं, उन्हें बोलते हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों
आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। क्या मतलब? सारी मलाई एक तरफ मतलब जो अमीर लोग हैं वो लोग और अमीर होते चले जाते हैं, काम कम करते हैं और पैसा अधिक कमाते हैं, लेकिन सारे आंसू, अभाव, आंसू मतलब आंसू जो होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, ठीक है, और सारे अभाव, सारी कमियां, सारी यातनाएं और सारी वंचना एक तरफ। जो आम आदमी होता है, जो मजदूर लोग होते हैं, वो काम तो ज्यादा करते हैं लेकिन उन्हें मेहनताना कम मिलता है, इसलिए वो बेचारे कभी भी उच्च श्रेणी में आ ही नहीं पाते। और तभी मेरी सहयात्री और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। उनकी सहयात्री का क्या नाम था? मणि। और जितेन नारगे जो उनका ड्राइवर था। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। लेखिका सोचने लगी, वो भी सही कह रहा था कि इतना पैसा खर्च करके आप यहाँ आई हो तो इनको देख करके क्यों दुखी हो रही हो, ये तो हमारे देश की आम जनता है। तो हमारे देश की आम जनता मतलब ये मजदूर, किसान और सड़कें बनाने वाले, मकान बनाने वाले, तो ये तो सब लोग आपको वहां भी मिल जाएंगे। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मैंने मन ही मन सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यानी कि वो जो औरतें इतना कठिन काम कर रही थीं, वो आपस में इतनी खिलखिला रही थी कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अरे, इन ये तो यहाँ की रानियां हैं, यहाँ की राजकुमारियां हैं। ये काम भी उतनी ही मेहनत से करती हैं और अपनी मर्जी से जीती हैं। इसलिए कहा गया है कि गैंगटॉक जो है वो बादशाहों का महल है, एक बादशाह, मेहनत कश बादशाहों का शहर है। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं, आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।